ओके, वी स्टार्टेड विथ, क्या पढ़ रहे थे? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे थे? ठंड में सब याद दिलाना चाहिए ना, क्या चीज कहाँ जम जाए, है ना? ओके, तो हम लोग JIGL में कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जो आपने अपने EET में भी पढ़ा है। लेकिन हम लोग ने पहली ही क्लास में ये डिसाइड किया था कि हम लोग क्या अज्यूम करके चलेंगे कि ऐसा कोई चैप्टर कभी था ही नहीं, ठीक है? ओके, सो हम लोग ने सबसे पहली चीज देखी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब क्या था? इंडिपेंडेंट। देन सोशलिस्ट का मतलब फॉर द सोसाइटी, वेलफेयर एक्टिविटीज। थर्ड कौन सा था? सेक्युलर। सेक्युलर मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन डेमोक्रेटिक मतलब राइट टू चूज, ठीक है? एंड रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक डे। क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे की रिपब्लिक डे? 1 मिनट का समय लगा आपको सोचने में कि बात तो सही है, क्या आ रहा है ना? रिपब्लिक डे आ रहा है। अच्छा, क्या हुआ था इस दिन? लास्ट तो ये याद है, लड्डू मिला था, है ना? अब क्या हुआ था ये नहीं पता। फिर हम लोग ने देखा था हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारी कंट्री का जो सिस्टम है वो फेडरल है कि यूनिटरी है? क्वाजी फेडरल। फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। कौन कौन से फीचर्स थे फेडरलिज्म के? डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोसीजर अ लेंदी एंड रिजिड प्रोसीजर, ठीक है? क्या ये सारे फीचर्स थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? यस, ये सब फीचर्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फेडरल। लेकिन हमारा फेडरलिज्म भी अलग तरीके का है। कुछ फीचर्स ऐसे थे जो डिफरेंट है नॉर्मल फेडरलिज्म से। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? इंडिविजुअल, हाँ, डबल सिटीजनशिप थी। इंडिविजुअल स्टेट्स थे जिन्होंने अपनी कुछ पावर्स जो है वो सेंट्रल को दे रखी थी। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी है जिसने अपनी पावर्स स्टेट को दे रखी है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप होती है, डुअल सिटीजनशिप नहीं होती। और रेसिडरी पावर्स क्या होती थी? 3 लिस्ट थी। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कोई भी ऐसा आइटम जो इन तीनों में नहीं लिखा है उस पे लॉ बनाने का अधिकार, हाँ, रेसिडरी होगा। और किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है? इन फीचर्स से ये पता चलता है कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल विद सम यूनिटरी फीचर्स। और इसका केस कौन सा था? केशवानंदा भारती, ठीक है? फिर हम लोग ने स्टेट की एक डेफिनेशन देखी थी, ओके? और इसी में हम लोग ये देख रहे थे कि किसको स्टेट कहा जाएगा और किसको नहीं कहा जाएगा। दिस वाज द लास्ट टॉपिक। हाँ बेटा, हाँ, इसमें हमने आपको पढ़ने के लिए दिया था ये वाला टॉपिक। इसमें कुछ अथॉरिटीज थी जिसके लिए लिखा गया है कि इनको स्टेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ठीक है? किसमें डाउट है बेटा? कौन सा वाला? हाँ, ये तो अभी पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, ये अभी पढ़ा रहे हैं अजय हसिया। इसी में डाउट है? पढ़ा है? अच्छा, ये तो हमने कहा था कि क्लास में देखेंगे। याद करिए, हमने आपसे कहा था कि हम लोग देखेंगे कि शिक्षा एकेडमी स्टेट है कि नहीं है ना? ये अरे अभी ऐसे कैसे, अभी तो पॉइंट्स आने दो। इसी केस में डाउट है ना? हाँ, अच्छा। ओके, पहले हम लोग अजय हसिया डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हुआ क्या, स्टेट की एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो उन्होंने ये कहा जितनी भी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैं उन सबको हम लोग क्या मानेंगे? स्टेट। लेकिन कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं था। बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज थी जिनमें ये क्वेश्चन अराइज होने लग गया कि भाई ये स्टेट है कि नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए एक केस हुआ अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, और इसमें इन्होंने कहा कि हमने 6 पैरामीटर्स दे दिए हैं। अगर आपकी जो एंटिटी है जिसकी बात आप कर रहे हैं वो इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में आ रही है तो हम उसको क्या मान लेंगे? स्टेट, ठीक है? एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये जैसे इन्होंने कहा ये भी केस लॉ में कहा गया है, ये लॉ नहीं बन गया। तो हो सकता है इन पॉइंट्स के अगेंस्ट जाके भी कोई सिचुएशन हो, यही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, ठीक है? मतलब इन्होंने ये 6 पॉइंट्स दिए,
हो सकता है कोई ऐसी एंटिटी हो जो इनमें से किसी एक पॉइंट को फॉलो कर भी रही हो, लेकिन फिर भी कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि वो स्टेट नहीं है, क्योंकि ये 6 पॉइंट्स लॉ में नहीं लिख गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख गए हैं। ये तो एक केस के हिसाब से उन्होंने कहा कि ठीक है, एक ब्रॉड पैरामीटर हम लोग ले डाउन कर लेते हैं। हो सकता है इन 6 पैरामीटर के बाद भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ डिसीजंस में डिस्प्यूट हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या हैं ये पॉइंट्स। In Ajay Hasia versus Khalid Mujib, the Supreme Court has enunciated the following test for determining whether an entity is an instrumentality or agency of the state. सबसे पहले देखिए लिखा है, if the entire share capital of the corporation is held by the government. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऐसी एंटिटी जिसका 100% शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट का है तो हम उसको क्या मान लेंगे? स्टेट। तो अगर हम आपसे कहें शिक्षा एकेडमी का 100% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है तो ये स्टेट माना जाएगा? यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट। सेकेंड, वेयर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज सो मच एज टू मीट ऑलमोस्ट द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन, इट वुड अफोर्ड सम इंडिकेशन दैट द कॉर्पोरेशन बीइंग इम्प्रेग्नेटेड विद गवर्नमेंट कैरेक्टर। सिर्फ इतना मार्क कर लो, पहले वाले में था entire share capital is held by the government. Second, financial assistance of the state is so much as to meet the entire expenditure. अगर हम आपसे कहें कि शिक्षा एकेडमी में जो भी खर्चा होता है वो पूरा सरकार देती है, ऐसा है नहीं। पता चला आपको लगे अच्छा सरकारी प्रॉपर्टी उठा ले जाओ, है ना, तो ऐसा है नहीं। बट अगर हम आपसे कहें कि शिक्षा एकेडमी में जो भी खर्चा हो रहा है वो सरकार सैंक्शन करती है, सारा पैसा सरकार से आ रहा है, इससे क्या समझ में आएगा कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट। तो कोई भी एंटिटी जिसका एंटायर एक्सपेंडिचर इज बीइंग मेट बाय द गवर्नमेंट तो भी हम उसको क्या मान सकते हैं? स्टेट। अगर आप पॉइंट पे ध्यान दो तो लिखा है इट वुड अफोर्ड सम इंडिकेशन। ये नहीं कह रहे हैं कि उसको स्टेट मान लिया जाएगा, कह रहे अगर एक एंटिटी का एंटायर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट मीट कर रही है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि ये स्टेट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वही आई वाज टेलिंग यू, ये श्योर शॉर्ट पॉइंट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा एक एंटिटी है उसका एंटायर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट देख रही है तो आंख बंद करके कह दिया इट इज अ स्टेट। नो, ये पॉइंट सिर्फ इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, हाँ, और इन पॉइंट से हम एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, ये जज पहुंचेगा कंक्लूजन तक। ओके, तो 2 पॉइंट्स हो गए। पहला क्या था? 100% शेयर कैपिटल, और सेकंड क्या था? एक्सपेंडिचर। थर्ड, whether the corporation enjoys a monopoly status. कह रहे हैं अगर उस एंटिटी का मोनोपोली स्टेटस है, अगर हम आपसे कहें कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सीएस की कोचिंग सिर्फ शिक्षा करा सकता और कोई नहीं करा सकता, अब बताओ शिक्षा स्टेट हुआ कि नहीं हुआ? यस, ऐसा भी नहीं है, है ना, ये भी आपको पता है। तो ये कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट ने किसी एंटिटी को मोनोपोली स्टेटस ग्रांट कर दिया है तो भी ये एक इंडिकेशन है कि उस एंटिटी को क्या माना जा सकता है? स्टेट। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। अब जैसे आईसीएसआई है, ठीक है, आईसीएसआई तो इनमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज इट इज अ बॉडी मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो तो वहीं से समझ में आ रहा है कि स्टेट है। ओके कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अगेन उसमें भी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। रेलवे तो वैसे भी समझ में आ रहा है गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, कोई भी एंटिटी जिसको मोनोपोली स्टेटस, देखो जो चीजें एकदम क्लियर है उनमें कभी केस होएगा ही नहीं, उसमें कभी डिस्प्यूट होगा ही नहीं। डिस्प्यूट हमेशा उन चीजों पे होगा जिसपे कोई कंफ्यूजन अराइज होगी, तब हम लोग इन पॉइंट्स की इंडिकेशन से डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। ओके, फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। डीप एंड परवेसिव मींस अगर हम आपसे ये कहें कि शिक्षा एकेडमी के सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, कौन सी छुट्टी होनी है, कौन सी नहीं होनी है, किस दिन खुलना है, किस दिन बंद होना है, ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट का इस एकेडमी पे डीप कंट्रोल है। परवेसिव मतलब इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अगर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है गवर्नमेंट का तो भी हम ये मान लेंगे कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट। एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट में देखो, फिफ्थ कह रहे हैं इफ द फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। दोनों पॉइंट्स में एक एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ कॉर्पोरेशन, जैसे अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा कि आजकल ये जो सफाई है इसके लिए गाड़ी आती है ना, जो कूड़ा उठा के लेके जाती होती है ना, सुना है आपने? वो आता है, सीटी बजाता है और सब अपने घर के बाहर आ जाते हैं, है ना।
अब ये जो गाड़ी है, ये बताइए ये प्राइवेट कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है या सरकार की आती है? दिस इज थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपको याद हो तो पहले A to Z कंपनी आपने शायद देखा भी हो, गाड़ियों में लिखा रहता था, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन अगर जितनी भी चीजें सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे सड़कें बननी है तो सड़क सरकार बना रही है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनवाया है? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट पास होता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर सड़क पे गड्ढा मिलता है या गंदगी मिलती है तो आप गाली किसको देते हैं? मिल गया जवाब, समझ में आया? ठीक है, यानी वो काम किसका है? सरकार का। वो काम सरकार का है, भले ही वो काम सरकार के बिहाफ पे किसी कोई और कर रहा है या सरकार ने किसी को अथॉरिटी दे रखी है, तो भी हम उस एंटिटी को क्या मान लेंगे? स्टेट। तो देखो लिखा है, इफ द फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो फंक्शंस है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, पब्लिक नेचर के हैं, या फिर क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट फंक्शन, it would be a relevant factor in classifying a corporation as an instrumentality or agency of the government. And sixth, if the department of government is transferred to a corporation, वो था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेकिन ट्रांसफर कर दिया गया है काम किसी कॉर्पोरेशन को, it would be a strong factor supporting an inference being an instrumentality or agency of the government. तो इस पर्टिकुलर केस में ये 6 पैरामीटर्स ले डाउन करे गए थे। सबसे पहला देखो कौन सा था, 100% शेयर कैपिटल। सेकंड कौन सा था, एंटायर एक्सपेंडिचर। थर्ड कौन सा था, मोनोपोली स्टेटस। फोर्थ क्या था, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल। एंड फिफ्थ एंड सिक्स जो गवर्नमेंट के काम है लेकिन दे दिए गए हैं कॉर्पोरेशन को, तो हम ये मान सकते हैं कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए किसी कॉर्पोरेशन पे डाउट अराइज हुआ, ठीक है, कि ये स्टेट है कि नहीं, तो हम लोग अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब केस को रेफर कर सकते हैं और उसके हिसाब से देख लेंगे कि इसको स्टेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी पैरामीटर के हिसाब से देखो, ये हमने एक पढ़ने को दिया था आपको, बीसीसीआई दिखा, इसको स्टेट माना गया था कि नहीं? देखिए कह रहे हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया was not a state for the purpose of Article 12 because it was not shown to be financially, functionally or administratively dominated by or under the control of the government. कह रहे हैं हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से फाइनेंशियली और डोमिनेटली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। सम एक्सटेंट में गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बीसीसीआई में पूरी की पूरी कंट्रोलिंग किसकी है? गवर्नमेंट की। ठीक है, इसलिए बीसीसीआई को स्टेट नहीं माना जाएगा। अब क्लियर हो गया टॉपिक? ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो यही अजय हसिया पर ही आएगा, या हो सकता है ये जो अभी हमने ऊपर आपको मार्क कराया, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ऊपर देखो जो पॉइंट्स दिए थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब क्लियर है, समझ में आ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अ स्टेट। इसी तरह देखो लिखा है यूनिवर्सिटी, इट हैज बीन हेल्ड दैट यूनिवर्सिटी इज एन अथॉरिटी। यूनिवर्सिटी एक ऐसा काम कर रही है जो एक्चुअली गवर्नमेंट का काम है। यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? डिग्रीज दे रही है। बट यहाँ हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, तो इट विल अगेन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो काम होता है वो गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो हम उसको स्टेट मान सकते हैं। हाँ, कौन सा केस आप ये सुखदेव वाला बोल रहे थे बेटा? ओके हाँ रीड कर लेते हैं, चलो। द सुप्रीम कोर्ट इन सुखदेव सिंह हैज पॉइंटेड आउट दैट कॉर्पोरेशंस acting as instrumentality or agency of the government would become a state because obviously they are subjected to the same limitations in the field of constitutional and administrative law as the government itself, though in the eyes of law they would be distinct and independent legal entity. Statutory and non-statutory bodies that get financial resources from the government have deep and pervasive control. Deep and pervasive control का मतलब समझिए, सरकार किसी अथॉरिटी पे डीप कंट्रोल तब करेगी जब उसने फाइनेंस दे रखा हो, एज सिंपल एज दैट। अगर हमने कहा कि हमने आपका पूरा खर्चा हम चला रहे हैं, तो फिर आप मेरे हिसाब से काम करोगे, इससे इंडिकेशन मिलता है कि डीप कंट्रोल है कि नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है, हाँ बेटा, हाँ कौन से वाले केस में बेटा? हाँ 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 हाँ
अच्छा, यू वांट टू से कि ये जो ऊपर इन्होंने दिया है इसमें आप अजय हसिया वाले केस का रेफरेंस देना चाह रहे हो। देखो सबसे पहली चीज तो एक बात ये बताओ, ये सुखदेव सिंह वाले केस का ईयर कौन सा है? वो पहले है और अजय हसिया हुआ है बाद में। अब एग्जाम में अगर वो स्पेसिफिकली पूछते हैं ना सुखदेव सिंह वाला, तो फिर इसी का रीजन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं एबीसी कॉर्पोरेशन, देन यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ अजय हसिया। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिकली ये पूछ रहे हैं जैसे आईसीएआर, सीएसआईआर या ओएनजीसी इनका पूछ रहे हैं तो सुखदेव वाला लिखना पड़ेगा। हाँ, अजय हसिया नहीं लिख सकते। बिल्कुल, एलआईसी अगेन वैसे भी है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एलआईसी इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब क्या हुआ? मेड बाय अ स्टैट्यूट। हाँ, देखो अगेन बहुत सारी ऐसी चीज। अच्छा छोड़ो, बिजली विभाग बताओ, प्राइवेटाइज हो गया है लेकिन बत्ती जाती है किसको बोलते हो? 5th and 6th पॉइंट। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी आपको पता है सब प्राइवेटाइज हो गए, बट अगेन प्राइमरीली वो फंक्शन किसका माना जाएगा? गवर्नमेंट का ही। ठीक है, तो काम वो है किसका? गवर्नमेंट का। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज भी कर रही है तो गवर्नमेंट खुद ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दे रही है। ठीक है, देन इन दैट केस अभी तो फिलहाल यही माना जाता है। यू नेवर नो, करंट सरकार के हिसाब से यू नेवर नो क्या हो सकता है। ठीक है, तब अगर ऐसा कुछ चेंज होगा तो तब देखा जाएगा। अभी तो यही 1975 की बातें चल रही हैं। ठीक है। चलिए, आई होप नाउ दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर कि किसको स्टेट मानना है और किसको स्टेट नहीं मानना है। ओके, अब देखिए जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स में आएंगे। दो तरीके के लॉज होते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ एंड फ्यूचर लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब क्या हुआ? जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे, थ्रू आउट द चैप्टर आपको अपने दिमाग में एक बात सेटल करनी है कि आप कौन से साल में खड़े हुए हैं। कौन से साल में खड़े? 19। कब आया कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसे बता रहे हो 40, 47, 49 ऐसे ही था कुछ। बाप रे बाप, 49 में आया कि 50 में आया कि 47 में आया? 49 में आया, कंफर्म? अच्छा, जो भी आया ठीक है। तो आपको फिलहाल ये अज्यूम करना है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये अज्यूम करना है कि हम लोग खड़े हैं 1949 एंड 50 में। ठीक है, तब हम लोग को देखना है, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उस टाइम देखा गया कि कौन से लॉज हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तब कुछ लॉज थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, जो अंग्रेजों के टाइम पे बने हुए थे। उन लॉज को क्या कहा गया? एग्जिस्टिंग लॉज। और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद कुछ लॉज बनाए गए, उन लॉज को क्या कहा जाएगा? फ्यूचर लॉ। क्या आप सोच के हमको बता सकते हैं वो कौन से लॉज होंगे जिनको कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट होने के ज्यादा चांसेस होंगे? एग्जिस्टिंग के फ्यूचर? एग्जिस्टिंग, क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉ जब बने थे तब कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज थी ही नहीं। लेकिन फ्यूचर लॉज जो हैं वो अब बनाए जा रहे हैं। तो अब जो लॉ बनाए जा रहे हैं वो ये सोच के बनाए जाते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन है और हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग लॉज का मतलब वो लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनका दूसरा नाम होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो लॉज बनाए गए हैं उनको हम लोग कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ओके, नाउ अगर कोई लॉ चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे फ्यूचर हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ डॉक्ट्रीन्स हैं जो अब हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लॉ की। आर्टिकल 13 रिलेट्स टू law already existing in force, that is law which were in force before the commencement of constitution। और जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले थे उनको हम लोग कहते क्या है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, अब देखिए ये लाइन क्या लिखी है, अ डेक्लेरेशन बाय द कोर्ट ऑफ देयर इनवैलिडिटी however will be necessary before they can be disregarded and declares that pre-constitutional laws are void to the extent to which they are inconsistent with fundamental rights। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? Pre-constitutional laws are void to the extent to which they are inconsistent with fundamental rights। अगर आपको ये लाइन, हाँ, अगर हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है
तो हम लोग किसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई, इसका मतलब आपको लॉ पढ़ना आ गया, अब हमारी जरूरत नहीं है, हम जा रहे घर, ठीक है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस लाइन, आपको थ्रू आउट ये लगता रहता है ना लॉ की लैंग्वेज, लॉ की लैंग्वेज, लॉ की लैंग्वेज, कुछ नहीं, सिंपल सी लैंग्वेज लिखिए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर वॉइड टू द एक्सटेंट टू विच दे आर इनकंसिस्टेंट। क्या पूरा का पूरा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वॉइड होगा? सिर्फ उतना वॉइड होगा जितना इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 सेक्शन है, 10 में से 5 इनकंसिस्टेंट है, तो सिर्फ 5 वॉइड होंगे, बाकी जो 5 हैं वो वैलिड रहेंगे, ओके। फ्यूचर लॉ, it relates to future law, that is laws made after the commencement of constitution. After the commencement of constitution comes into force, the state shall not make any law. अब पहली बात तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो आप ऐसा कोई लॉ बनाएंगे ही नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, और बाई चांस आपसे गलती से ऐसा कोई लॉ या ऐसा कोई प्रोविजन बन गया जो बाई चांस गलत हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट से हो गया, तो हम उस प्रोविजन को क्या डिक्लेयर कर देंगे? इनवैलिड। The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by part 3. ये part 3 में क्या है? Fundamental rights, ठीक है। And if such law is made, और अगर मान लो वो लॉ बन भी गया, it shall be void to the extent to which it curtails any such right. I hope ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, एग्जिस्टिंग लॉ एंड फ्यूचर लॉ, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पर इन्होंने एक टॉपिक डिस्कस किया है, द वर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन आर्टिकल 13 इटसेल्फ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज हैविंग टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द फोर्स ऑफ लॉ। देखो जैसे हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम आपसे कहें कि लॉ नहीं था, सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था, ठीक है, सरकार ने एक ऑर्डर पास किया है एंड दैट ऑर्डर इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट विल प्रिवेल? कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कैसे कहा आपने? हम लोग ने तो ये पढ़ा ना कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में लड़ाई होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन जीतता है। हम तो कह रहे हैं लॉ नहीं बना है, सरकार ने ऑर्डर पास किया है। ये अभी अभी पढ़ा आपने, है ना, ये आपने अभी अभी पढ़ा 1 सेकेंड पहले, जो आपने कहा ना डेफिनेशन में लिखा हुआ है। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग? लॉ के नीचे जितनी चीजें हो गई, चाहे लॉ हो, चाहे ऑर्डर हो, चाहे बायलॉज हो, व्हाट इज दिस? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस सुना है कभी? टेम्पररी लॉ। जब लॉ नहीं बन पाता, क्यों नहीं बन पाता? बना ले। लॉ बनता कैसे है? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है। तो जब दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से लॉ नहीं बन पा रहा है, लेकिन उस मैटर पे लॉ बनाना बहुत जरूरी है, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो टेम्पररी लॉ बना देता है और उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। अब मान लीजिए आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि एक ऑर्डिनेंस बना इमरजेंसी की सिचुएशन में एंड दैट ऑर्डिनेंस वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताओ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा कि ऑर्डिनेंस? आई एम आस्किंग समथिंग डिफरेंट। आपने जो आंसर बताया वो आप बता रहे हो ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी। हम आपसे ये कह रहे हैं आज प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, लेकिन वो ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। पक्का? क्यों? क्योंकि लॉ में क्या इंक्लूडेड है? ऑर्डिनेंस, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, आपके दिमाग में एक चीज आ रही, अगर किसी के दिमाग में आ रही है तो, कि जैसे कभी दंगा वंगा हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑर्डर पास करता है ना। अब मान लीजिए दंगा हो गया, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए, कुछ माहौल बन भी रहा है ना, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखो हमसे ऑनलाइन में बुलवाया ना करो, है अपना सब छिपे बैठे रहते हो, हम सामने कैमरे के, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई दंगा वंगा हो गया किसी बात पर, ठीक है, और उस टाइम लॉ नहीं बन पा रहा है, सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करा दी और इमरजेंसी की सिचुएशन लगा दी, ठीक है। अब लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द राइट ऑफ फंडामेंटल राइट, सो द ऑर्डिनेंस पास बाय द प्रेसिडेंट इज इनवैलिड। हम तो खुले घूमेंगे सड़कों पे, जो करना है कर लो, बम लेके घूमेंगे। अब बताओ ऑर्डिनेंस वैलिड होगा कि इनवैलिड? व्हाई? गिव मी अ जस्टिफिकेशन। आई डोंट रिमेम्बर। हाँ,
नंबर छोड़ो। हम्म हम्म। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपने हमारा फंडामेंटल राइट जो फ्रीडम का है वो आपने डिस्ट्रॉय किया। आप कह रहे हैं घर पे बंदों के बैठ जाओ, बंदों के नहीं बैठना चाहते, हम तो खुले घूमेंगे। किस में लिखा है बेटा, कम अगेन? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, हाँ हाँ। सी, कहीं लिखा है जो आप बोल रहे हो ना, हर आर्टिकल में लिखा है, हर फंडामेंटल राइट में लिखा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर इससे कंट्री की सोवरेनिटी, पब्लिक मॉरलिटी या डिसेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखो, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 19 में यानी फ्रीडम वाले में जरूर दी हुई है। अब फ्रीडम हमारे पास है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आज मन करे बम फोड़ेंगे सब जगह, ठीक है? तो उन्होंने लिखा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे चीजें बनती हैं। देखो, हम लोगों ने कहां से शुरू किया था, सबसे पहले हमने आपको ये बताया एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, ठीक है? ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ठीक है? नाउ क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि लॉ जो होता है दैट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस। ये पहला यहाँ पर प्रोविजन जो है वो हिट हुआ। दूसरी बात इसी में हमने आपसे पूछा कि ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा ऑर्डिनेंस आता है जब ऑर्डिनेंस प्रिवेल करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा हुआ है कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन अंडर सर्टेन सिचुएशंस आपके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इसलिए वो जो ऑर्डिनेंस इमरजेंसी के टाइम पे निकाले जाते हैं वो वैलिड होते हैं। अब क्लियर हो गया, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्डिनेंस निकाल दिया प्रेसिडेंट ने which is not at all conflicting with any fundamental rights, then in that case obviously क्या prevail करेगा? Constitution. Logically everything is clear, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिर्फ ये बता रहे थे कि लॉ में देखो क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं। ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है इन्होंने, देयर वाज अ लॉ इन फोर्स बिफोर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के पहले एक लॉ था which was against the fundamental right. It was contended that it can still be in force as the constitution does not make it void. Is the contention correct? बताइए, 26 जनवरी के पहले एक प्रोविजन था, एक लॉ था जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था। आज कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया तो वो लॉ वैलिड होगा कि इनवैलिड हो जाएगा? इनवैलिड। According to Article 13, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with provisions of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void. Any doubt? पक्का? ठीक है, चलें आगे। ओके, डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डॉक्ट्रीन्स पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले आता है सेवरेबिलिटी। सेवर करने का मतलब क्या हुआ? अलग कर देना, ठीक है? डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहता है कि अगर लॉ का कोई पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो जितना पोर्शन लॉ का हमारा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कर दें? वॉइड डिक्लेयर कर दें, ठीक है? नाउ अगर लॉ के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ऐसा है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और दूसरा पार्ट है जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, अगर इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है तो क्या करना चाहिए? जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसको वॉइड कर दो, जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है उसको वैलिड रहने दो। लेकिन अगर उन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से सेवर यानी कि अलग नहीं किया जा सकता तो क्या करें? पूरा का पूरा लॉ जो है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है? दिस इज व्हाट इज नोन एज डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये आई थिंक ईईटी में नहीं था ना, डॉक्ट्रीन्स नहीं थे ना। चलिए, one thing to be noted in Article 13 is that it is not the entire law which is affected by the provisions in Part 3, but the law becomes invalid only to the extent to which it is inconsistent with the fundamental rights. सिर्फ जितना पोर्शन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उतना इनवैलिड होगा। So only that part of the law will be declared invalid which is inconsistent
and the rest of the law will stand. जितना कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उतना इनवैलिड होगा, बचा हुआ लॉ वैलिड रहेगा, स्टैंड करेगा. However, on this point a clarification has been made by the court that invalid part of the law shall be severed and declared invalid if really it is severable. Really it is severable मतलब अगर उसको अलग करने के बाद भी उसकी इंडिविजुअल वैलिडिटी हो तब तो हम उसको अलग कर सकते हैं. That is, if after separating the invalid part, the valid part is capable of giving effect to the legislature intent, then only it will survive. Otherwise, the court will declare as entire law as invalid. This is known as doctrine of severability. लिख लेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है. तो दो पार्ट्स हैं लॉ के, अगर हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है वो इनवैलिड, जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है वो वैलिड. और अगर हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं तो पूरा का पूरा लॉ विल बी इनवैलिड. एनी डाउट? पूछ लो. हाँ हाँ ये देखो कोर्ट्स का पर्सनल व्यू है, ठीक है, कि कौन से मैटर्स जा रहे हैं और किस मैटर में वो बोलना चाह रहे हैं. अगर आपने मतलब जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं कि दिस इज अगेंस्ट माय फंडामेंटल राइट, तो ऐसा नहीं है कि हर केस में सुप्रीम कोर्ट यही बोल देता है कि आई विल नॉट इंटरफेयर. अगर उसको ऐसा, पास्ट में ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें लॉ, हम लोगों ने तो पढ़ा भी है, जिसमें लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर देते. बट अगेन एक चैप्टर है, अभी आपका पढ़ोगे हम लोग इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसमें यही लिखा है अगर हर केस में यही होने लग गया ना तो आपको पता है हर बंदा क्या करेगा, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ठीक है. अगर ऐसा होगा तो आपको पता है सारे लॉ कहीं ना कहीं से इनवैलिड ही नजर आएंगे. ओके और फिर उस सिनेरियो में कंट्री को चलाना डिफिकल्ट होगा. किसी गवर्नमेंट के अथॉरिटी ने या किसी गवर्नमेंट ने किसी पर्सन ने हमारे खिलाफ कुछ किया, ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब गवर्नमेंट उसमें भी आ गया, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए. तो ये सोच के देखो अगर ऐसा हुआ और हर बार सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा तो पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट एक और हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, ठीक है. और फिर क्या होगा, जितने भी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट्स है ना, दे विल नॉट बी एबल टू वर्क, वो काम ही नहीं. अगर आप किसी के ऊपर कॉन्टिन्यूसली करोगे ना, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे, तो कहेगा खुद ही कर लो आके. दैट इज वाई दे जनरली कीप असाइड कि रहने दो, आप अपने हिसाब से करो. लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है विच इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट तो कोर्ट इंटरफेयर करता है, ठीक है. दिस विल डिपेंड फ्रॉम केस टू केस. चलो आई थिंक सेवरेबिलिटी क्लियर है. अब बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रहण. कहाँ सुना है? बाय डिफॉल्ट ही सही, थोड़ी सी साइंस पढ़ी थी बचपन में, मजबूरी में ही सही. सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स. अब ये तो आपको पता है कि एक्लिप्स में दो के बीच में कोई तीसरा आ रहा है, लेकिन आपको आज तक ये कभी क्लियर नहीं हुआ कि सोलर एक्लिप्स में क्या हो रहा है और लूनर एक्लिप्स में कौन बीच में आ रहा है ना. लेकिन इतना हम लोग को क्लियर है कि दो के बीच में तीसरा आता है तो ग्रहण लग जाती है. और वैसे भी ये बात सही है ना, प्रैक्टिकली भी सही है. दो के बीच में तीसरा आएगा तो ग्रहण तो लग ही जाएगा, वो सब तो ठीक है. लेकिन यहाँ क्या यूज है? यहाँ यूज ये है, देखिए एक्लिप्स या ग्रहण का मतलब होता है किसी के सामने कोई दूसरी चीज आ जाना, ठीक है. जब किसी चीज के सामने कोई दूसरी चीज आती है, जो पीछे वाली चीज होती है वो छिप जाती है या टूट के गिर जाती है. जैसे अर्थ पीछे आ गया तो गिर गई, टूट के खत्म, लो छिप जाती, फिर वापस भी सामने आती है. हाँ, जब सामने वाली चीज हट जाती है तो सामने आ जाती है. नाउ हाउ इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स रिलेटेड ओवर हियर? ये कह रहे हैं, मान लीजिए एक लॉ है, ये लॉ है, ठीक है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूरी तरह से वैलिड है. इसके बाद आया कॉन्स्टिट्यूशन, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक ऐसा पॉइंट था जो इस लॉ से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था. जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बताओ लॉ के ऊपर कौन आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे ही लॉ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उतने लॉ को छिपा दिया, एक्लिप्स कर दिया. यानी वो जो लॉ था वो पीछे क्या हो गया? डोरमेंट हो गया. फॉलो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई. अब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आई और कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट से ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये हट गया. जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हटा वैसे ही ये लॉ जो था वो फिर से वैलिड हो गया. समझ में आया? दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, कि जब कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन,
और उसमें कोई प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो लॉ होता है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे एक्लिप्स हो जाता है, छिप जाता है, बट इट इज नॉट डेड ऑल टुगेदर, खत्म नहीं होता वो लॉ इन सच अ मैनर कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन हटा तो वो लॉ जो है वो फिर से वैलिड हो जाएगा। क्लियर? इस डॉक्ट्रिन को क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। पढ़ते हैं। द अदर नोटवर्दी थिंग इन आर्टिकल 13 इज दैट though an existing law inconsistent with the fundamental right becomes inoperative from the date of commencement of constitution, धीरे धीरे लाइन पढ़ो समझ में आएगी। an existing law inconsistent with fundamental right, कह रहे हैं एक existing law है, existing law कौन सा हुआ? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, that is inconsistent with fundamental right, यानी वो fundamental right के अगेंस्ट है, तो क्या होगा उस लॉ का? वो इनवैलिड हो जाएगा। becomes inoperative from the date of commencement, yet it is not dead altogether, कह रहे खत्म नहीं हो गया पूरी तरह से। a law made before the commencement of constitution remains eclipsed or dormant to the extent it comes under the shadow of fundamental rights, जितना shadow के पीछे law है उतना eclipsed हो जाएगा। okay, that is inconsistent with it, but the eclipsed or the dormant part become active and effective again, यानी वो law फिर से active हो जाएगा if the prohibition brought about by the fundamental rights is removed by the amendment of the constitution. This is known as doctrine of eclipse. Any doubt? हाँ बेटा कैसे? अपने हिसाब से एक्चुअली बेटा सही या गलत की बात नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट, अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल लगेगा एक्लिप्स। अगर कोई ऐसा लॉ है, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो एक्लिप्स रहेगा। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आती है और वो पर्टिकुलर पॉइंट हटता है तो वो लॉ वैलिड होगा, नहीं तो वो लॉ फिर वैलिड नहीं माना जाएगा उतना पोर्शन। ये सब एक्चुअली में फॉलो होता है। बस फर्क क्या होता है पता है? फर्क ये होता है ज्यादातर फ्यूचर लॉ कॉन्फ्लिक्ट करते ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि फ्यूचर लॉज जो होते हैं वो बनाए गए हैं ये सोच के, और लॉ बनाना इतना आसान नहीं होता, इतना डिस्कशंस होते हैं तब जाके अराइज होते हैं। फिर भी अगर कोई एक आधा पॉइंट ऐसा हो जाए, ज्यादातर इसमें चांसेस होते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। जिसका एक एग्जाम्पल देखो, अगर ये आता है तो लिखना भी, भीकाजी नारायण धकरास, ये केस है। देखिए इस केस में क्या हुआ। भीकाजी नारायण धकरास, स्टेट ऑफ एमपी, ईयर देखो जरा क्या है, 1955। इन दिस ईयर आपको याद नहीं करने हैं, वो तो वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और उसकी वजह से हम आपको याद दिखा देते हैं। अब देखना इस केस में हुआ क्या। कह रहे हैं इन दिस केस द वैलिडिटी ऑफ, एक एक्ट था सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947, एक एक्ट था मोटर व्हीकल एक्ट 1947 का। पहले तो बताओ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल था कि पोस्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था? ठीक है। empowering the government to regulate, control and take up the entire motor transport business. इस लॉ में लिखा था कि मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस का पूरी अथॉरिटी सिर्फ गवर्नमेंट की होगी, इस लॉ में ऐसा लिखा था। ठीक है, अब सोचो जरा क्या हुआ होगा। इसके बाद आया कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ ट्रेड ये कहता है कि कोई भी वो काम कर सकता है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। The act was perfectly a valid piece of legislation at the time of enactment. मतलब जब ये एक्ट बना था तब ये पूरी तरह से वैलिड था। But on the commencement of constitution, the existing law became inconsistent with Article 13 as it contravened the freedom to carry on trade and business under Article 90. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, और जैसे ही फ्रीडम ऑफ ट्रेड वाली बात आई वैसे ही ये सीपी बेरार मोटर व्हीकल एक्ट का ये सेक्शन जो था ये इनवैलिड हो गया। फिर क्या हुआ, कह रहे टू रिमूव द इन्फर्मिटी कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। अब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में पास हुआ और उसके बाद पहला ही अमेंडमेंट हुआ 1951 में, was passed which permitted creation by law of state monopoly in respect of motor transport business। कह रहे हैं अगर स्टेट चाहे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में। इसमें स्पेसिफिकली मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस लिखा है,
बट नॉर्मल रूल ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। अब देखो हुआ क्या, पहले लॉ भी तो यही बात बोल रहा था। तो पहले लॉ था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ट्रेड आया, फिर उसकी अमेंडमेंट आई कि गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। जैसे ही ये आया कॉन्स्टिट्यूशन हट गया और ये जो सीपी मोटर बेरार व्हीकल एक्ट था ये फिर से वैलिड हो गया। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट article by reason of its language could not be read as having been obliterated the entire operation of inconsistent law. In case of a pre-constitutional law, it was held that doctrine of eclipse would apply. ठीक है, तो आई थिंक डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स आएगा तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे पक्का। और अगर केस का रेफरेंस देना हो तो भीकाजी नारायण धकराज दे देना। ऑन द ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन इस पे बेस्ड भी आ सकता है कि एक ऐसा ऐसा एक्ट था, ठीक है, मतलब रिवर्स करके ऐसा एक्ट था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, समझ रहे हो ना, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस का। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी केसेस हैं उन पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, इसीलिए हम आपको मार्क कराते चल रहे हैं। एक वहां केशवानंदा भारती पढ़ा था आपने, ठीक है, फिर एक ये केस पढ़ लिया, ओके, नाम इनके याद रखिएगा। 2 डॉक्ट्रिन हो गए, हाँ बेटा बिल्कुल हाँ एब्सोल्युटली बिल्कुल। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता कि स्टेट मोनोपोली क्रिएट कर सकती है तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड के हिसाब से ये वाले एक्ट का ये पोर्शन हमेशा इनवैलिड रहता, ठीक है। प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ उस प्रोविजन को देखना है जितना कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वही बात आ गई ना, एज मच एज इज इनकंसिस्टेंट, जितना इनकंसिस्टेंट है सिर्फ उतने पोर्शन पे देखेंगे। अगर उस पोर्शन की अमेंडमेंट नहीं थी, मान लो इन्होंने कहा होता मोटर ट्रांसपोर्ट के अलावा कुछ और बोला होता, तो फिर वो सेम ही प्रिवेल करता, एग्जैक्टली वही प्रोविजन देखा जाएगा, ठीक है, फाइन। देखो आप अगर हम एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए क्या यूज आने वाला है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको पता होना चाहिए, दैट इज अ वन थिंग, बट ये सब जो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट वाली बात कर रहे हैं ना, ये आपके लिए इसलिए यूजफुल है कि आगे चल के मान लीजिए आपके क्लाइंट का कोई केस आता है जो किसी एक्ट के किसी सेक्शन पे फंस रहा है, देयर इज ओनली वन थिंग कि आप उस सेक्शन को गलत ठहरा सकते हो, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वैसे तो 99% मान के चलो कि अभी तक अगर उस पर कोई केस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो लॉ सही होगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन हो सकता है किसी का दिमाग ना चलो, आप ही वो इग्नाइटेड माइंड हो, है ना, तो हो सकता है आपके क्लाइंट ने कुछ किया। आप 2 तरीके, या तो आप अपने क्लाइंट को उसी लॉ के प्रोसीजर से बचाओ, दूसरा तरीका ये हो सकता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो डरना नहीं, ये मत सोचना अरे हम ही बोल रहे हैं, कि जैसे अभी आप डरते हो, हम ही बोल रहे हैं, कोई और नहीं आंसर दे रहा है, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। तो आपके अंदर एक ये चीज डर रहता है ना कि अरे हम बोल रहे कोई और नहीं बोल रहा, चुप ही बैठो, इससे बढ़िया, ठीक है। तो पता चला क्लाइंट का कोई केस था और आपको लग रहा है कि वो सेक्शन तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, लेकिन डर के मारे आपने कोई पिटिशन फाइल नहीं करी कि अरे हम किसी ने आज तक नहीं बोला तो ऐसा थोड़ा है कि हम ही सही बोल रहे हो। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा। आज तक भी ऐसा हुआ है, लेटेस्ट केसेस में भी ऐसा हुआ है कि किसी ना किसी सेक्शन का किसी ना कोई पॉइंट जो है वो ये प्रूव हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। बस बात ये है कि आपको अपनी बात कितनी स्ट्रांगली रखनी है। अगर आप डायरेक्टली ये प्रूव कर सकते हो तो इस पे लड़ना, केस लड़ना इज व्हाट इज योर जॉब। लॉ पढ़ने का फायदा ही तब है जब आप अपने क्लाइंट को केस के बेसिस पे लड़ सके, तो जिद के बेसिस पे नहीं कि नहीं कैसे नहीं होगा, होगा ही। यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद लीगल जस्टिफिकेशंस, ठीक है। चलो, जब कभी ऐसा कुछ करना तो हमको बताना फिर कि देखिए मैम हम पूछना नहीं, बताना कि जीत गए, पूछना नहीं कि कराएं जाके केस। 2 डॉक्ट्रिन्स पढ़ लिए, पहला क्या था सेवरेबिलिटी और दूसरा क्या था एक्लिप्स। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं वेवर। वेव का मतलब क्या होता है? ये होता है वेव, हाँ, जिसको आप हाय समझते हैं वो एक्चुअली बाय होता है, ठीक है। तो आप समझते हो वो बंदा हमको हाय कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है, आ मत जाना, ठीक है। अच्छा, हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, कोई है जो हमसे हमारी फंडामेंटल राइट्स छीन सकता है? सोचो, कोई है जो छीन सकता है? हिम्मत है किसी की? एक इंसान की है, हमारी खुद की। हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हम अगर चाहें तो अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज ना करें, वेव कर सकते हैं उसका एंजॉयमेंट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, एब्सोल्युटली प्रोवाइडेड दैट हमें अपने फंडामेंटल राइट्स का पता हो।
ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इसके अलावा कोई और हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने से रोक नहीं सकता। अब जैसे फ्रीडम है कि हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं, मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, नहीं है मेरा मन जाने का, आज मूड ठीक नहीं है, कमरा बंद करके बैठे बैठे हैं, जबरदस्ती हम जाएं, नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है हम अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज ना करें, हो जाता है मूड खराब कभी। देखो 25-25 डेट ही ऐसी है, जो 25 की डेट होती है ना साल में 2 बार, कौन कौन सी, खबर सारी ये है 25 अगस्त और हाँ, तो ये 2 डेट ऐसी है, हो सकता है मूड खराब हो जाए, ऐसी बात नहीं है। हमने तभी तो बोला हो सकता है, नहीं मूड खराब 2 वजह से होता है, एक इसलिए हमारा नहीं हुआ, दूसरा खतरनाक होता है उसका हो गया, ये ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। अपना नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पता, बच्चे को पता ही होता है ना पास होने वाले कि नहीं, उसका हो गया। सेकंड, वो हमसे पढ़ता था, नोट्स उसने मेरे लिए थे, आखिरी मोमेंट तक उसने हमसे कभी बताया भी नहीं। और स्पेशली केस अप्लाइज अगर 2 गर्ल फ्रेंड मतलब लड़कियां फ्रेंड्स हो, ठीक है, लड़कों में ये चीज चल जाती है, अरे ठीक है, लड़कियों में बड़ा हो जाता है, वो तो कहती थी हम पढ़ते नहीं है, अब अपना फेल का दर्द बढ़ जाता है ना। घर वाले भी इसमें कम नहीं होते, अपना जैसे ही बताओ उसका क्या हुआ, जिसके साथ बाइक पे जा रहे थे उसका क्या हुआ, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट is based on the premise that a person is his best judge। आप अपने बेस्ट जज हैं, आप खुद डिसाइड करिए कि दिन में 12 घंटे पढ़ना है कि 2 घंटे पढ़ना है, ये लिखा है, सिर्फ ताना थोड़ी दिया हमने। The doctrine of waiver of right is based on the premise that a person is his best judge and he has the liberty to waive the enjoyment of such right as are conferred on him by the state. However, the person must have knowledge of his right and that the waiver should be वॉलेंट्री। अगर ये 2 कंडीशन है, आपके पास नॉलेज है और वॉलेंटरली आप अपने फंडामेंटल राइट्स को मना कर रहे हैं, तो फिर वेवर अलाउड है। ओके ओके, नेक्स्ट इज सिंगल पर्सन्स लॉ। इस पे हम आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, केस स्टडी, आंसर आपको बताना होगा। अगर किसी ने केस सुना हो तो आप आंसर ना बताइएगा, ठीक है। ओके, एक कंपनी थी, उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी। कितने बच्चे बाय द वे ये चैप्टर पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमसे, बिल्कुल शांत रहिएगा। हाँ, तो हुआ क्या, एक कंपनी थी जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती तो गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है, शायद आपने सुना हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि वो ऑब्वियसली जो कंपनी है वो फाइनेंशियल नेसेसिटीज के आइटम्स बना रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया और बोर्ड में अपने डायरेक्टर्स को बिठा दिया और एक रूल बना दिया कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि पता चला हमने अपने डायरेक्टर बिठाए गवर्नमेंट ने, और शेयर होल्डर वोट करके उन डायरेक्टर को हटा दे, ठीक है। तो सरकार ने कहा पहली चीज तो आपकी कंपनी को हम टेक ओवर कर रहे हैं, आपके डायरेक्टर्स को हटा के हम अपने डायरेक्टर्स बिठा रहे हैं, और शेयर होल्डर का वोट करने का अधिकार हम बैन कर रहे हैं। अब हुआ क्या, वन ऑफ द शेयर होल्डर्स, उसने लॉ पढ़ रखी थी, उसने कहा भैया दिस इज अगेंस्ट माई फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी। वो कह रहे बाकी कंपनियों में तो शेयर होल्डर्स को वोट करने का अधिकार है और आप हमसे वोट करने का अधिकार छीन रहे हैं, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। वो शेयर होल्डर भी सीएस कर रहा था एक्चुअली एक समय पर, है ना, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट या अ लॉ, इसलिए फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा और गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को मना कर देना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? वो शेयर होल्डर किस पॉइंट पे लड़ रहा है, आपको समझ में आया कि बाकी कंपनीज में तो सबको वोट करने का अधिकार है, हमको वोट करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, दिस इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी। इस बेसिस पर आपका जो लॉ है, आपका जो ऑर्डर है, उसको रद्द करना चाहिए। अब हाउ मेनी ऑफ यू से बात तो शेयर होल्डर सही कह रहा है हाँ तो उठाइए, कितने लोग कह रहे हैं शेयर होल्डर सही बोल रहा है, दिस इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी। ओके, अच्छा, दिस इज अगेंस्ट राइट टू, छोटे हाथ है, भारी भी हो गए ना, एक तो छोटे हो गए, भारी कितने हो गए हाथ, ये बेचारे जा ही नहीं पाते ऊपर। अच्छा, ओके, एंड हाउ मेनी ऑफ यू से नो दिस इज नॉट अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो आंसर दे उनको। हाँ, क्यों, कोई भी, हाँ बेटा क्यों? ठीक है,
बट ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं, हमारा वोट करने का अधिकार छीना जा रहा है। अच्छा, वो कह रहे संभाली भी तो नहीं गई तुमसे। हमें यही डर है बस, आप जब लोग कोर्ट जाएंगे, आप लोग केस लड़ने, तो ये जो पर्सनल भावनाएं निकल आती हैं, तुमसे संभाली भी तो नहीं गई। अच्छा, और एनीवन एल्स वुड लाइक टू से? अदालत है, बोलो, अपनी बात को साबित करो। कौन बोलेगा? हम लोग क्यों बोले, आप ही बोलो। बताओ भाई, तुम ही बोलो। नहीं, सिर्फ इसी केस का रेफरेंस है कि बताओ कि इक्वालिटी के अगेंस्ट है कि नहीं है। इक्वालिटी के अगेंस्ट तो है, तो मतलब गवर्नमेंट से फिर ये अधिकार छीन लेना चाहिए। क्या करें? हाँ बेटा, ओके, तो शी हैज एक्चुअली कम विद द सोल्यूशन, है ना। देखो, लड़ाई झगड़ा ना करो, एक बीच का रास्ता निकालते हैं ना। बीच का रास्ता ये है कि तुम डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, लेकिन उनका वोट करने का अधिकार ना छीनो। मेरे क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में जवाब देना है बस। राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है या नहीं है? लॉ में ना यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, है या नहीं है। सोल्यूशन थोड़ी देना है कि अच्छा लड़ाई झगड़ने का आधा तुम रखो आधा तुम रखो, खुशी खुशी रहो। है कि नहीं है? है। इट इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी है, तो फिर तो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है वो इनवैलिड है। तो सब लोग मान गए इस बात को? शैल आई रेस्ट द केस? आप कह रहे नहीं, आई विल गो टू रेस्ट नाउ। फिर गवर्नमेंट का ऑर्डर गलत है, भगा दी गवर्नमेंट को। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एनीवन एल्स वांट टू से एनीथिंग? फिर सोल्यूशन लेके, सोल्यूशन नहीं चाहिए। तुम लोग पता है क्या बन जाओ, तुम लोग सीधे जज बनो। सी छोड़ो, जज बनो। सुनो, हमारे हिसाब से तुम्हें ये करना चाहिए, राय चंद बहुत है। केस पढ़ते हैं, चलो। अ लॉ में भी, हमने आंसर नहीं बताया, आप अपना आंसर को ढूंढिएगा। A law may be constitutional even though it relates to a single individual if that single individual is treated as a class by himself. This is the case of Charanjit Lal Chaudhary versus Union of India. केस का नाम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, चरणजीत लाल का केस है। In this case, the petitioner was an ordinary shareholder of Sholapur Spinning and Weaving Company Limited. ये था कंपनी का नाम, Sholapur Spinning and Weaving Company Limited. The company through its director had been managing and running a textile mill. वो क्या काम कर रहे थे? टेक्सटाइल मिल का काम कर रहे थे। Later on account of mismanagement, कह रहे हैं कंपनी में mismanagement हुआ, a situation had arisen that brought about closing down of the mill. कह रहे इतनी सिचुएशन खराब हो गई कि उनको अपनी मिल बंद करनी पड़ गई, thus affecting the production of essential commodity. भाई क्लॉथ का काम हो रहा था, अगर मिल बंद हो जाएगी तो क्लॉथ का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। causing serious unemployment amongst a certain section of the community. अब देखो, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया which was replaced by an act known as Sholapur Spinning and Weaving Companies Act 1950. पहले तो ध्यान से समझो, लॉ का नाम, एक्ट का नाम देखो क्या था, शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी एक्ट 1950। आप समझ रहे हो, कंपनी के नाम पे एक्ट है। इससे आपको ये समझ में आया कि इस एक्ट के रूल्स इस कंपनी पे लग रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ विद द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, the management and administration of the assets of the company were placed under the control of directors appointed by the government. इस एक्ट में यही पास किया, इस एक्ट में, इस लॉ में यही लिखा हुआ था कि कंपनी का मैनेजमेंट अब किसके हाथ में चला जाएगा? गवर्नमेंट के हाथ में। As regards the shareholder, the act declared that they could neither appoint a new director nor could they take proceeding against the company for वाइंडिंग अप। कह रहे तुम्हें वोट करने का अधिकार ही नहीं है, ना तुम नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, ना तुम कंपनी को वाइंडिंग अप में लेके जा सकते हो। द पेटिशनर, अब पेटिशनर कौन था? वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, फाइल्ड अ रिट पिटिशन ऑन द ग्राउंड दैट द सेड एक्ट infringed the rule of equal protection of law as embodied in Article 14. इसने किस पॉइंट पे अपना इशू रेज किया? आर्टिकल 14, कि भैया ये तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, बिकॉज a single company and its shareholders were subjected to
disability as compared with other companies and their shareholder. यहां तक का तो केस था, इन्होंने रिट पिटिशन फाइल करी। अब आ गया आपका जवाब। दैट्स ऑल योर ऑनर। कुछ बच्चे कह रहे वो तो ठीक है, बताओ तो हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द पिटिशन, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पिटिशन रद्द कर दी। मतलब हुआ क्या, पहले तो अपना सोल्यूशन समझ लो, क्यों हुआ वो तो बाद में समझेंगे। इज दिस अगेंस्ट इक्वालिटी? नो, दिस इज नॉट अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी। अब इसके कारण क्या है भी बताएंगे। पहले तो आपको इस लाइन से समझ में आई, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पिटिशन डिसमिस कर दी। दैट मीन्स राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है। इसका मतलब शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग एक्ट इज वैलिड, यानी गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। अब रीजन समझिए। सबसे पहला रीजन आता है, इक्वालिटी इज ऑलवेज सीन अमंग्स द इक्वल्स। आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो एक अच्छी भली कंपनी से, आपकी कंपनी अच्छी भली नहीं है। हम थोड़ी हर कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ी हर कंपनी में ऐसा कर रही है। गवर्नमेंट तो कह रही है तुम्हारी कंपनी फाइनेंशियली ठीक नहीं है, दैट इज व्हाई आई हैव टू डू दिस थिंग। इक्वालिटी हमेशा इक्वल्स के बीच में होती है। एक बात बताइए, अभी पढ़ेंगे हम लोग ये टॉपिक। एक बात बताइए, हम लोग ट्रेन वगैरह में जाते हैं, वहां देखिए हैंडीकैप्स वालों के लिए चेयर होती है सेपरेट, तो वो इनइक्वालिटी नहीं लगती आपको कि हमारी भी रखो सेपरेट? क्यों? यू आर जस्टिफाइड विद दिस थिंग ना कि वी आर नॉट इक्वल। ठीक है, पर्सन फिजिकली हैंडीकैप एंड अ पर्सन विच इज नॉर्मल, दे आर नॉट इक्वल। इसलिए बल्कि आपको पता है एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है इसी में, उनके बीच में अगर इक्वालिटी करी जाए ना तो वो इनइक्वालिटी होगी। अगर आपने फिजिकली हैंडीकैप और एक नॉर्मल पर्सन के लिए सेम रूल्स रखे, वो इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, तो इक्वालिटी हमेशा देखी जाती है इक्वल्स के बीच में। योर कंपनी एंड अ नॉर्मल कंपनी इज नॉट इक्वल। वो दूसरी कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, तो वहां हम क्यों रूल लगाएंगे? ठीक है, इसलिए फर्स्ट ग्राउंड तो ये है कि इक्वालिटी का यहां बात नहीं आई। दूसरी चीज, ये जो लॉ है ये सिर्फ आपकी कंपनी के ऊपर लग रहा है। ठीक है, नाउ अ सिंगल कंपनी इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लास। सिंगल पर्सन लॉ कहता क्या है, भले ही ये लॉ एक सिंगल पर्सन पे लग रहा है, एक सिंगल कंपनी पे लग रहा है, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज विच आर फॉलिंग इन दिस कैटेगरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सिर्फ शोलापुर वाली कंपनी के लिए नहीं था। इस केस का मतलब ये था कोई भी ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियली अनफिट है, अब सबके लिए थोड़ी ना लॉ उसके नाम से लॉ बनाती चली जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई भी ऐसी कंपनी विच इज नॉट फाइनेंशियली साउंड, उसके लिए गवर्नमेंट ऐसा रूल बना सकती है। ओके, इसलिए वो जो लॉ था उसको परफेक्टली वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन माना गया, और इस ग्राउंड पे जो इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करी थी वो क्या थी? इनवैलिड। आ गया समझ में? पक्का? ठीक है, देखो, द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द पिटिशन एंड हेल्ड द लेजिस्लेशन एज वैलिड। इस लाइन का मतलब समझे, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द पिटिशन एंड हेल्ड द लेजिस्लेशन एज वैलिड। लेजिस्लेशन मतलब लॉ। कौन सा लॉ था? ये एक्ट, शोलापुर वाला एक्ट। ठीक है, इट लेड डाउन दैट द लॉ मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन दो इट अप्लाइज टू अ सिंगल इंडिविजुअल। भले ही वो लॉ एक सिंगल इंडिविजुअल पे लग रहा है तो भी वो एप्लीकेबल है, बिकॉज if on account of some special circumstances that single individual may be treated as a class by himself। देखिए, आपकी दो पर्सनालिटी है, एक है आप जो इंडिविजुअल है और एक है सीएस स्टूडेंट। एज अ सीएस स्टूडेंट अगर आपके साथ कुछ होता है तो यू आर नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ क्लास। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस? सिमिलरली इस कंपनी का क्लास ये था दैट इट इज ऑफ अ कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियली अनसाउंड कंपनी, यानी आगे जितनी भी ऐसी कंपनीज होंगी जो फाइनेंशियली अनसाउंड होगी, गवर्नमेंट उनके ऊपर ऐसा रूल बना सकता है। ठीक है, दैट सिंगल इंडिविजुअल मे बी ट्रीटेड एज अ क्लास बाय हिमसेल्फ। आई होप सिंगल पर्सन लॉ क्लियर है। ठीक है, ये केस याद रखेंगे चरणजीत लाल चौधरी। अब तो वैसे भी नहीं भूलेंगे, जब अपना आंसर गलत निकले ना पूरी भीड़ में, हाँ तब बिल्कुल नहीं वो रहता है कि बिल्कुल याद रहेगा हमेशा। तो आई होप ऑल द डॉक्ट्रिन्स आर वेरी क्लियर। ठीक है, हम लोग ने बेसिकली क्या पढ़ा? एग्जिस्टिंग लॉ एंड फ्यूचर लॉ की बात पढ़ी। ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कौन से होते हैं? एग्जिस्टिंग। और पोस्ट कौन से होते हैं? जो बाद में बनाए गए हैं, फ्यूचर लॉ। लॉ के अंदर ऑर्डिनेंस, रूल, बाय लॉज, ये सब इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने पहला डॉक्ट्रिन पढ़ा था सेवरेबिलिटी। ठीक है, सेवरेबिलिटी में अगर दो पार्ट्स को अलग नहीं किया जा सकता तो पूरा का पूरा लॉ इनवैलिड हो जाएगा। फिर कौन सा पढ़ा था? एक्लिप्स। एक्लिप्स याद आया? अगर लॉ था उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया,
और कॉन्स्टिट्यूशन हट गया तो वो लॉ फिर से वैलिड हो जाएगा। फिर क्या पढ़ा था? वेवर। एंड फोर्थ क्या पढ़ा? सिंगल पर्सन लॉ। ठीक है, फाइन। एक्लिप्स अगर एग्जाम में आता है तो जो बुक में लिखा है वो लिखिएगा। पहले बच्चे पता है क्या करते थे? हमारा हाथ बना देते थे टेस्ट में। हाँ, एक बार बहुत साल पहले हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स टेस्ट में दे दिया। बच्चे ने एक्लिप्स समझाने के लिए ऐसे और ऐसे कुछ एरो बनाई। हमने पूछा ये क्या है? कह रहा वो आपका हाथ आपने बताया था। ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टॉप करेंगे। राइट टू इक्वालिटी से फंडामेंटल राइट शुरू हो रहे हैं। दिस विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।